नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा बैच चल रहा था आरपीएफ का। आरपीएफ में इतने दिन तो सर आपको मैथ पढ़ा ही रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे जीके के ऊपर और हम पार्ट्स लेके आए हैं। जीके में आरपीएफ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस प्रकार से जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पीछे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आरपीएफ का जब पेपर लगेगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो है नहीं कि नए क्वेश्चन उठाए तो जाएंगे पीछे के क्वेश्चनों को देखते हुए ही। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि बौद्ध संगतियों के बारे में हम इस क्वेश्चन में अध्ययन करेंगे कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ? आरपीएफ 2016 हुआ, 2019 में, और ये रेलवे में भी बहुत बार पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। ये आपको सामने है ही। इसमें 4 नाम आपको दिए गए हैं, चारों ही क्या हैं? बौद्ध संगति के क्या रहे हैं? ये अध्यक्ष रहे हैं। तो अध्यक्ष रहे हैं। इसी प्रकार से इन बौद्ध संगतियों के शासनकाल भी पूछे जा सकते हैं कि किसके शासनकाल में ये बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था, कब बौद्ध संगतियों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है बौद्ध संगतियों का आयोजन किस जगह पे हुआ था, ये या राजधानी इस आपसे पूछी जा सकती है। तो हम इस सभी की चर्चा एक साथ एक क्वेश्चन में करेंगे। इसी प्रकार आगे भी हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका सविस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए देखेंगे। क्वेश्चन तो एक आया हुआ है, परंतु उससे किस प्रकार से क्वेश्चन और अधिक क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में, सभी क्वेश्चनों के बारे में एक साथ हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसके साथ सभी क्वेश्चनों के एक साथ सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा बैच चलता रहेगा जब तक आपका आरपीएफ का पेपर होगा, जब तक आपको सभी प्रकार के ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही करवाए जाएंगे। अच्छा और बेहतर कंटेंट आप तक ये उपलब्ध कराया जाएगा। उससे पहले बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो उसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं महाकश्यप, सभा कामिनी, मोगोली पुत्र तिस्ता या वासुमित्र। ये चारों ही बौद्ध संगति। तो बौद्धों की कितनी संगति हुई, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म में लिखो दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। संगतियों का आयोजन हुआ। आयोजन हुआ। आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ, तो 4 कुल बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे हम क्या अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। एक तो अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके शासकों के बारे में, शासक कौन थे। इसके बाद में पढ़ेंगे कब आयोजित हुई, आयोजित कब हुई, बौद्ध संगतियों का आयोजन कब हुआ और इसके शासक कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, और इसके बाद में किस स्थान पे या इनकी राजधानी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजधानी। और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म से यदि या तो महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा जाएगा, 24 जो तीर्थंकर हुए थे, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब वह कहाँ हुआ था, या इन बौद्ध संगतियों से आयोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इनकी विशेषताओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम आज क्या अध्ययन करने वाले हैं, ये बौद्ध संगति जो 4 हुई थी, ये कब, इसके अध्यक्ष कौन थे और शासक कौन थे, और कब ये आयोजित हुई, राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट बौद्ध संगति की। फर्स्ट बौद्ध संगति का आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए, पहला ही बात क्या है, आपसे क्या पूछा जाए? अध्यक्ष। तो फर्स्ट बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप फर्स्ट बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट बौद्ध संगति के समय शासक कौन था। तो अजात शत्रु क्या था? शासक था। अजात शत्रु क्या थे? उस समय शासक थे। और ये फर्स्ट बौद्ध संगति कब आयोजित हुई, तो आपसे पूछ ली जाए तो 483 ईसा पूर्व फर्स्ट बौद्ध संगति का क्या होता है? आयोजन होता है। तो लिखो दोस्तों, 483 ईसा पूर्व क्या होता है?
फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन होता है। अब आपसे पूछ ली जाए फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, या आपसे पूछ लिया जाए उसके समय शासक के समय राजधानी कहाँ थी, यह आपको बताना है, तो आपको क्या करनी है, राजगृह। राजगृह क्या थी, उस समय राजधानी थी। ये थी आपकी फर्स्ट बौद्ध संगति। इस फर्स्ट बौद्ध संगति से आपसे ये 4 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा उसका अध्यक्ष, या पूछेगा उस समय शासक कौन था, या फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, या उसका राजधानी कहाँ थी, या कहाँ पे आयोजन हुई फर्स्ट बौद्ध संगति। बात करते हैं सेकंड बौद्ध संगति। सेकंड बौद्ध संगति का शासक पूछ लिया जाए या अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो अध्यक्ष तो कौन है, सभा कामिनी। सभा कामिनी तो क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। किसी बौद्ध संगति के सभा कामिनी या सभा कामिनी क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति के। इसके बाद में बात करते हैं उस समय शासक कौन थे, तो उस समय शासक थे कालशोक क्या थे, शासक थे। और इसका आयोजन कब हुआ आपसे पूछ लिया जाए, तो ये इससे 100 वर्ष बाद क्या होता है, आयोजन होता है। 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व क्या होता है, इसका आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि इस समय राजधानी कहाँ थी द्वितीय बौद्ध संगति की, तो द्वितीय बौद्ध संगति की राजधानी थी वैशाली। क्या थी, वैशाली क्या थी, राजधानी थी तृतीय बौद्ध। अब आगे हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगति का आपसे पूछ लिया जाए, इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि इसका अध्यक्ष कौन था, यही आपको क्वेश्चन में पूछा। देखो, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तीस्ता क्या थे, इनके अध्यक्ष थे। कौन सी बौद्ध संगति के, तृतीय बौद्ध संगति के आपसे अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो मोगलीपुत्र तीस्ता क्या थे, इनके अध्यक्ष थे। इसके बाद में बात करते हैं उस समय शासक कौन था, तो सम्राट अशोक उस समय शासक थे। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी राजधानी पूछी जाती है, इसका आयोजन कब हुआ, तो इसका आयोजन हुआ 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन होता है आपसे पूछ लिया जाए, तो 250 ईसा पूर्व कौन सी बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इसकी आपसे पूछ ली जाए राजधानी यह कहाँ पे आयोजित हुई, तो पाटलिपुत्र में क्या होती है, तृतीय बौद्ध संगति का क्या होता है, आयोजन होता है। इसी प्रकार आपसे पूछी जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो वासुमित्र क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। वासुमित्र इसके अध्यक्ष हो गए। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय शासक कौन था, तो इस समय शासक थे कनिष्क। कौन थे, कनिष्क क्या थे, इस समय शासक थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए ये कब आयोजित हुई, तो प्रथम शताब्दी में यह आयोजित हुई। कब आयोजित हुई, प्रथम शताब्दी को क्या हुई, इसका आयोजन हुआ। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि इस कहाँ पर यह आयोजित हुई, तो कुंडल ग्राम में यह क्या हुई थी, आयोजित हुई थी। तो कुंडल वन लिखो दोस्तों, कुंडल वन में यह क्या हुई थी, आयोजित हुई थी। ये थी आपकी चारों बौद्ध संगति। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष पूछा था। आप इस सभी को याद कर रखा है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। मोगलीपुत्र तीस्ता क्या थे, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बौद्ध संगति का आपका अध्यक्ष पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे, महाकश्यप क्या थे, फर्स्ट बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, तो शासक पूछ लिया जाए तो अजात शत्रु क्या थे, उस समय शासक थे। कब आयोजित हुई फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन किस जगह पे होता है, यह स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो राजगृह स्थान था। बात करते हैं सेकंड बौद्ध संगति के समय आपको ये पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो सभा कामिनी क्या है, सेकंड बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद में पूछ लिया जाए कि शासक कौन है सेकंड बौद्ध संगति के समय, तो शासक है कालशोक। ये पूछ लिया जाए कि सेकंड बौद्ध संगति कहाँ होती है, कब होती है, तो कहाँ होती है ये पूछ लिया जाए तो वैशाली में होती है। और कब होती है,
383 ईसा पूर्व है। फर्स्ट बौद्ध संधि से 100 वर्ष पहले क्या होती, बाद में क्या होती है, ये वैसे क्रम क्या चलता है, ईसा पूर्व का क्रम उल्टा चलता है। तो इसमें से 100 कम करोगे, 383 ईसा पूर्व किस बौद्ध संधि का आयोजन हुआ, द्वितीय बौद्ध संधि का। इसके बाद में हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संधि के आपको अध्यक्ष, यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो मांगली पुत्र तीस्ता क्या थे, तृतीय बौद्ध संधि के अध्यक्ष थे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय हुआ था। अब आगे पूछ लिया जाए कि कब आयोजित हुआ अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का, तो 250 ईसा पूर्व क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसके बाद में पूछ लिया जाए तृतीय बौद्ध संगति की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी या पाटलिपुत्र स्थान पे क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में बात करते हैं शासक। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय आपको शासक पूछ लिया जाए तो कनिष्क क्या हुए हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय शासक हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, तो इसका आयोजन होता है प्रथम शताब्दी को चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या होता है, आयोजन होता है। इसके बाद में आगे पूछ लिया जाए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पे होता है, तो कुंडलवन स्थान पे क्या होता है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इस प्रकार से प्रमुख 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। कितनी, प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं और यह आपको रटनी है। ये क्वेश्चन यहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे कि एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसी के साथ अनेकों क्वेश्चनों को रिलेटिव करते हुए हम क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, एक जगह पे स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्योंकि आपको ये जगह अलग अलग जगह ये क्वेश्चन ढूंढने होते हैं और हम क्या करते हैं, आपको अच्छा बेहतर कंटेंट के साथ एक जगह पे ये कंटेंट लिखवाने का प्रयास करेंगे और इससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, दोगुनी स्पीड से आप इसे याद कर सकते हो। तो ये 4 थी बौद्ध संगतियाँ। इससे कई बार एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो और चाहे आरपीएफ हो, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आने वाली जैसे आईटीआई की भी भर्ती आई हुई है टेक्निकल में, उनमें भी जीके पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से टाइम पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो इस चारों बौद्ध संगतियों से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर चांस इनके बनते हैं। फिर इसके कुछ तीर्थंकर हुए, उनके बारे में भी हम आगे जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती रहेंगी हम अध्ययन करते रहेंगे। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक और आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि आगे और किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और किस प्रकार से आप उसका सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे के बारे में क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कब आया था, दिल्ली पुलिस 2023 में, डीपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में कब आया था, 2023 में। अभी वर्तमान में ये क्वेश्चन आया है। ये आरआरबी में ये क्वेश्चन आया था 2022 में और कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी आते रहेंगे और पीछे के एग्जामों में और भी है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में। भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम आज सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से किसे आत्माओं के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मैं बता दूं आपको, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। उससे पहले बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में मिलते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। और बात करते हैं ये लिए कहाँ से गए हैं, तो यूएसए के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। और मूल अधिकार, कितने मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, 7 मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। 7 मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थे मूल अधिकार। हम इसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व, इसी प्रकार से हर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। उससे पहले हम प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करते हैं कि मूल संविधान की आत्मा किसे कहा गया, प्रस्तावना को। तो हमारा संविधान कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रस्तावना से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं कि इसे आत्मा किसने कहा था। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इसे मूल संविधान की आत्मा कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने
जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इसे मूल संविधान की आत्मा कहा था। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, तो के एम मुंशी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान की कुंडली कहा है। क्या कहा है, संविधान की कुंडली, संविधान की कुंडली, कुंडली। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान की कुंडली किसे कहा जाता है। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आया है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और किसे कहा, प्रस्तावना को। इसी प्रकार से पूछा जाता है प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा, तो कुंडली किसने कहा है, के एम मुंशी ने। उसी प्रकार पूछा जाए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र आपसे पूछ लिया जाए तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, एन के पालीवाल ने कहा। किसने कहा, एन के पालीवाल ने, पालीवाल ने। इसी प्रकार सुभाष कश्यप ने भी एक मत दिया था। इस प्रकार से अलग अलग मत प्रस्तावना के बारे में हर विद्वान ने अपने मतों को क्या किया था, प्रस्तुत करने का काम किया था। हम बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। भाषा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछ ली जाए तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना जो ये शब्द है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, शब्द के बारे में पूछ लिया जाए तो प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना शब्द आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ये पहले था। कौन से केस के अनुसार था, आपको बताना है। बेरुवादी जो वाद हुआ था उसके अनुसार क्या था, प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर गोलकनाथ बनाम आता है, केशवानंद बनाम आता है। तो गोलकनाथ बनाम कहते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है परंतु मूल ढांचे को छोड़कर। ये इसी प्रकार केशवानंद भारती बनाम एक विवाद आता है, उसमें भी यही बात कही गई है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, उसके मूल ढांचे में कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इसमें एक 3 केस आए थे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, इस प्रकार से भी हमने क्वेश्चन किए हैं। तो हमने पॉलिटिकल का तो क्या है, पूरा सब्जेक्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, तो आप आराम से जाकर देख सकते हो, क्योंकि प्रस्तावना टॉपिक है और प्रस्तावना टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम यहीं पे चर्चा करेंगे। वैसे पॉलिटिकल मैंने आपको पूरी कंप्लीट इसी चैनल पे करवा दी है, वो आप जाकर निःशुल्क देख सकते हो। तो प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बात करते हैं, प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं या मूल आत्मा के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है। मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, कि आत्मा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कहा जाता है। तो मूल अधिकारों की आत्मा आपसे पूछ ली जाए तो किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 21 को मूल अधिकारों की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 21 को। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और दिल्ली पुलिस एसआई में भी ये क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 21 को, और आरपीएफ एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन गलत बहुत ज़्यादा ने किया है। क्यों किया है, इसमें पूछा हुआ है मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है और अनुच्छेद 32 आपको ऑप्शन में मिलेगा और आप वो ही करके आओगे, क्योंकि आपने कहीं पर पढ़ा ही नहीं अनुच्छेद 21 को मूल अधिकारों की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। जबकि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से आए, तब अनुच्छेद 32 करना है। आपसे दे दिया जाए भीमराव अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकारों की आत्मा, मूल अधिकारों की आत्मा, अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो तब आपको आंसर क्या करना है, तब आपको आंसर करना है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, मूल अधिकार की आत्मा कहा जाता है। जब आपको ये नाम आगे मिले ना,
भीमराव अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर करना है अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। कब, कौन सा संशोधन हुआ है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन एक बार प्रस्तावना में हुआ है। कब हुआ है? 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द क्या जोड़े गए थे? प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आगे, चर्चा करते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस क्वेश्चन में, उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन था हमारा। भारतीय संविधान की आत्मा भी आपको पता चल गया होगा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। और किसने कहने का काम किया था मूल संविधान की आत्मा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को मूल संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद में कुछ विद्वानों ने भी कुछ अलग प्रस्तावना के नाम दिए थे, जैसे के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंडली कहा है। इसी प्रकार से संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? मूल तो N.K. पालीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में क्या की गई है? शामिल की गई है। और प्रस्तावना यदि शब्द आपसे पूछ लिया जाए, यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि प्रस्तावना शब्द हमारे संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसके बाद में हमने बात की थी मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार भाग 3 में दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, उसमें से भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उनमें से बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या मिलता है? मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। और मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो 7 मूल अधिकार थे। और मूल अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। इसके बाद में हमने और कुछ आत्माओं के बारे में क्वेश्चन किए थे कि मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। RPF SI में ये क्वेश्चन आया था, तो अभी भी आगे भी आने के इसके चांस हैं। मूल अधिकारों की आत्मा पूछा जाए तो आपको आंसर देना है अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। जबकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, आपको नाम दे दिया जाए आगे भीमराव अंबेडकर के अनुसार, किसी व्यक्ति विशेष का नाम देकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। आपको पता है भीमराव अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो हनन होता है, इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 के तहत। मूल अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हो? याचिका दायर कर सकते हो। इसी प्रकार जैसे आपको उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी है तो अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकते हो? आप याचिका दायर कर सकते हो। वो भी अनुच्छेद 32 की तरह ही काम करती है। तो अनुच्छेद 32 को इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? मूल अधिकारों की आत्मा कहा था, क्योंकि इसमें यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं? इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पीछे, अधिकार प्रस्ताव, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इस प्रकार की रीटें किस में जारी की जाती हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही वो रीटें जारी की जाती हैं। और इसमें क्या किया जाता है? हमें न्याय दिलाया जाता है। तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है और उसमें ही जोड़ते हुए हम अनेक प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम RPF का जब तक पेपर लगेगा, जब तक ये क्वेश्चन इसी प्रकार से लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर भी आपको यदि कहीं पर दिक्कत आती है या कोई चीज़ में आपको समस्या है तो आप हमें बताएँ, कमेंट करके बताएं, ताकि हम और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसी कक्षा में लेकर आए जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो आज हमने किन किन के क्वेश्चन किए हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल के 2 क्वेश्चन आए हैं। कल आने वाली कक्षाओं में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन साथ साथ चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से सभी विषयों के क्वेश्चन, जीके के जितने भी विषय हैं उनके सभी के क्वेश्चन और इतने बेहतर तरीके से कंटेंट तैयार करके आपके सामने लेकर आएंगे कि आपको
आगामी आने वाली भर्तियों में किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। तो दोस्तों इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी आने वाली इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई भी भर्तियाँ हैं उनके नोटिफिकेशन हो, वो भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।